Welcome, my dear students. In this session, we are doing more questions on average, and this is going to be the last session on average. इसके बाद में हम start करेंगे mixtures and alligation. पहले करेंगे alligation and then we'll be doing mixtures after alligation. Okay, चलो start करते हैं session को. And if you have not already subscribed to the channel, तो subscribe कर लेना. साथ में अगर subscribe कर चुके हो तो bell icon भी press कर देना. You can also join the Telegram channel Mathological, and you can also message me at ADI-TYAKT. My name is Aditya Kumar Tiwari. Start करते हैं सेशन को. Question number 1. If 40 is added to a list of natural numbers, the average is increased by 4. If 40 is added to a list of natural numbers, average हमारा बढ़ जा रहा है कितने से? 4 से बढ़ जा रहा है. If 30 is added to the new list of the numbers, यानी कि 40 को ऐड करने के बाद का हम बात कर रहे हैं. If 40 is added, average 4 से बढ़ गया. फिर उसके बाद में अगर हम 30 को ऐड कर देते हैं एडिशनली, तो एवरेज फर्दर इंक्रीज कर जाता है 1 से. तो हाउ मेनी नंबर्स वर देयर ओरिजिनली? पॉज द वीडियो, राइट आइडेंटिटी फर्स्ट. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ इनिशियली, लेट अस से एवरेज है हमारा सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, और चेंज इन एवरेज क्या आएगा? चेंज इन एवरेज डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एस चेंज इन सम. इजंट इट सो? अगर सेम नंबर हो तब, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो नंबर भी चेंज हो रहा है, यहाँ तो नंबर भी चेंज हो रहा है. दैट इज वाई डेल्टा ए हमारा कैसे निकालेंगे? हमें अल्टीमेटली सम में जो ऐड कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा, नंबर में जो ऐड कर रहे हैं उसको भी ध्यान देना पड़ेगा. तो इनिशियली सम था एस, नंबर्स थे एन, तो एवरेज था ई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब अल्टीमेटली क्या हुआ? हमने एक नंबर 40 को ऐड किया टू द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सम कितने से इंक्रीज कर जाएगा? 40 से इंक्रीज करेगा. क्योंकि एक नंबर हमने ऐड किया है तो नंबर भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा n+1, और एवरेज हैज इंक्रीज्ड बाय 4, सो दिस विल बी इक्वल टू a+4. दिस शुड बी द फर्स्ट इक्वेशन. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, सो वी कैन राइट दिस एज दैट s+40 इज इक्वल टू a+4 इंटू n+1, जो कि सिंप्लीफाई होके हो जाएगा a इंटू n प्लस a प्लस 4n+4. और a इंटू एन क्या है? ये तो s के बराबर ही है, s और a n तो सेम ही है. ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा s से. तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा a+4n इज इक्वल टू 40 - 4 विच इज 36. तो दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन. फिर कह रहा है 30 को भी एडिशनली हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि s+40 तो था ही सब, अब इसे 30 और ऐड कर दिया. 30 और ऐड करने से क्या फर्क पड़ा? अब नंबर्स हो गए हमारे n+1+1 यानी n+2 हो गए हैं, और एवरेज हो गया है, इंक्रीज किया है 1 से, यानी कि न्यू एवरेज इज a+4+1 यानी कि a+5. तो दिस इज s+70 इज इक्वल टू a+5 इंटू n+2. तो इक्वेशन बन जाएगा a इंटू n प्लस 2a प्लस 5n प्लस 10, और a इंटू n से s कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, so this will be 2a plus 5n will be 60. This is our second equation. सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो a plus n आ जाएगा 24. ठीक है, a plus n आ जाएगा 24, और बेसिकली यहां से हमें 3n मिल जाएगा इक्वल टू 12. जब इस इक्वेशन को हम फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे 3n विल बी इक्वल टू 12, तो यहाँ से n आ जाएगा इक्वल टू 4, और n 4 हो गया, a आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 20. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी नंबर्स वर देयर ओरिजिनली? तो आंसर है 4. नंबर्स ओरिजिनली 4 थे और उनका एवरेज था 20, सम था 80. क्या ये बात क्लियर होती है? ओके, ठीक है, 2 इक्वेशन बनाई हमने, इसको सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अपना जो अंडरस्टैंडिंग है, जिसपे इसके बेसिस पे भी कई सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, उससे करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं. तो इनिशियली हमारा सम था s, नंबर्स थे n, एवरेज था a. हुआ क्या? हमने 40 को ऐड किया है और एवरेज इंक्रीज किया है 4 से. अगर हमारा जो नंबर हमने ऐड किया है, अगर वो नंबर एवरेज के बराबर ही होता, जिस नंबर को हमने इंक्लूड किया है, 40 को इंक्लूड किया है, बट अगर हमने एवरेज के बराबर ही नंबर को इंक्लूड किया होता, तो क्या एवरेज में कोई चेंज आता? कोई भी चेंज नहीं आता. इजंट इट सो? बट एवरेज में चेंज आया है, और कितने का चेंज आया है? 4 का चेंज आया है. यानी कि जो हमारा नंबर है विच इज 40, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज. और कितना बड़ा होना चाहिए? जितना चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है 4 का, और ये 4 का चेंज सारे नंबर्स में आ रहा है. टोटल नंबर्स हमारे हैं n+1,
तो 40 मस्ट बी इक्वल टू a प्लस 4n प्लस 1, a प्लस 4 इंटू n प्लस 1। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी दैट a प्लस 4n इज इक्वल टू 36। स्ट्रेट अवे इक्वेशन आ जाएगा, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, इजंट इट सो। अब हमारा एवरेज ऑलरेडी a प्लस 4 हो चुका है, एवरेज ऑलरेडी a प्लस 4 हो चुका है, और 30 को हम ऐड करते हैं, तो अगर 30 हमारा a प्लस 4 के बराबर होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, एवरेज इंक्रीज नहीं करता उस केस में। बट एवरेज इंक्रीज कर रहा है कितने से, 1 से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 30 हमारा कितना ज्यादा हो गया एवरेज से, टोटल नंबर्स हो गए n प्लस 2, और सबका वैल्यू 1 से बढ़ रहा है, तो प्लस 1 इंटू n प्लस 2, दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ 30। और यहाँ से a प्लस n आ जाएगा इक्वल टू 30 माइनस 6 यानी कि 24। दिस इज सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे a कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4n माइनस n, 3n विल बी इक्वल टू 12, तो n विल बी इक्वल टू 4 एंड हेंस a विल बी इक्वल टू 20। क्या बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजंट इट सो। मजा आया, समझ में आया, सॉल्यूशन क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 45.5। 12 नंबर्स का जो एवरेज है दैट इज 45.5 एंड फर्स्ट 4 का एवरेज इज 41.5, दैट ऑफ द नेक्स्ट 5 इज 48 एंड 10th नंबर इज 4 मोर देन द 11th नंबर, 9 मोर देन द 12th नंबर, सो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 10th एंड 12th नंबर? 10th और 12th नंबर का एवरेज क्या होगा? 12 नंबर्स का एवरेज है 45.5, नेट डेविएशन 0 आना चाहिए हमारा। 4 नंबर्स हैं, फर्स्ट 4, इनका एवरेज आ रहा है 41.5, यानी कि डेविएशन इनका कितना आ रहा है, -4 है। -4 एक नंबर का है, टोटल 4 का एवरेज है, तो -4 इंटू 4 यानी कि -16 डेविएशन आ रहा है इनका, डेल्टा डी। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट 5 एवरेज इज 48, डेविएशन कितना है, प्लस 2.5 है, और ये 5 नंबर्स के लिए तो प्लस 2.5 इंटू 5 यानी कि प्लस 12.5 का डेविएशन है। तो डेविएशन टोटल कितना हो गया, -16 प्लस 12.5 यानी कि -3.5 का डेविएशन है फर्स्ट 9 नंबर्स का। अगर फर्स्ट 9 नंबर्स का डेविएशन -3.5 है, तो टोटल डेविएशन लास्ट 3 नंबर्स का क्या हो जाएगा, 10th 11th 12th नंबर्स का क्या हो जाएगा, दैट विल बी प्लस 3.5। एवरेज से 3.5 ज्यादा होगा टोटल डेविएशन। ठीक है, तीनों नंबर्स का मिला के, तो सम क्या आ जाएगा, सम ऑफ लास्ट 3 नंबर्स, सम विल बी, अगर एवरेज के बराबर ही होता, कोई डेविएशन नहीं होता तो होता, और सम हमारा 45.5 इंटू 3, बट डेविएशन जितना है वो ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस 3.5, दिस विल बी द वैल्यू। क्लियर? ओके, कितना आ रहा है, 45 इंटू 3 135, 136.5, 140, 140 आ रहा है वैल्यू। क्लियर? ठीक है, 10th नंबर इज 4 मोर देन द 11th नंबर एंड 9 मोर देन द 12th नंबर, तो सबसे छोटा नंबर दिख रहा है यहाँ पे 12th वाला, 10th 11th 12th, और 12th नंबर को अगर हम मान लें x लेटर से, तो 10th नंबर हमारा 4 ज्यादा है 11 से और 9 ज्यादा है 12 से, तो x प्लस 9 हो जाएगा 10th, और ये 4 ज्यादा है किससे, 11 से, तो 11th वाला हो जाएगा x प्लस 5। सम ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स आ जाएगा 3x प्लस 14, x प्लस 9 प्लस x प्लस 5 प्लस x, यानी कि 3x प्लस 14 एंड दैट इज इक्वल टू 140। तो 3x आ गया 126 और x आ जाएगा 42। क्वेश्चन पूछ रहा है एवरेज ऑफ द 10th एंड 12th नंबर, 10th है x प्लस 9, 12th है x, तो हमारा रिक्वायर्ड एवरेज आ जाएगा 2x प्लस 9 बाई 2 विच इज x प्लस 4.5 एंड हेंस 46.5 विल बी द एवरेज, ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैथ टीचर डिवाइडेड हिज स्टूडेंट्स इनटू 2 ग्रुप्स x एंड y, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया स्टूडेंट्स को x और y, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, x ग्रुप में है 25 स्टूडेंट्स और y ग्रुप में है 20। ही कंडक्टेड अ क्विज एंड कैलकुलेटेड एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किए क्विज के बाद में। इफ ही शिफ्ट्स वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप x टू ग्रुप y, एवरेज ऑफ ग्रुप x इंक्रीजेस बाय 1 मार्क व्हाइल द एवरेज ऑफ ग्रुप y डिक्रीजेस बाय 2 मार्क्स। अगर वो एक स्टूडेंट को शिफ्ट करता है x से y में, तो हमारा जो x ग्रुप है उसका एवरेज इंक्रीज कर जाता है 1 मार्क से, और ग्रुप y का एवरेज डिक्रीज कर जाता है 2 मार्क्स से। तो जिस स्टूडेंट को शिफ्ट किया होगा, अगर एवरेज इंक्रीज कर रहा है उसको बाहर निकालने से, उसको शिफ्ट करने से, डेफिनेटली उस स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो एवरेज मार्क्स जो क्लास x का है, ग्रुप x का है, उससे कम होगा, इजंट इट सो। और ग्रुप y में जाने के बाद वो ग्रुप y का एवरेज डिक्रीज कर रहा है, तो ग्रुप y के एवरेज से भी कम होगा। ये बात तो समझ में आती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ ग्रुप्स, x और y का एवरेज मार्क्स क्या होंगे, ये उनका डिफरेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। एवरेज मार्क्स क्या होंगे वो तो नहीं पता लगा पाएंगे, बट डिफरेंस क्या है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग। ओके, ठीक है, तो लेट अस एज्यूम कि इनिशियली एवरेज था ग्रुप x का a, स्मॉल a,
और ग्रुप वाई का एवरेज था बी। इनिशियली ये कंडीशन थी। तो अगर इनिशियली ये कंडीशन था तो सम क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 25, तो सम आ जाएगा 25 है। ओके ठीक है। अब जब एक स्टूडेंट जिसको हम रिमूव कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप में डाल रहे हैं, अगर उसके मार्क्स लेटेस्ट से मान लें एन मान लेते हैं उसके मार्क्स, जिसको हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, उसके मार्क्स एन मान लेते हैं, तो 25 ए तो टोटल था, टोटल सम था हमारा 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम, एवरेज ए था, मार्क्स का सम आ गया 25 ए। अब जब हम इस बच्चे को रिमूव कर रहे हैं, स्टूडेंट के मार्क्स को रिमूव कर रहे हैं, 25 ए माइनस एन आ जाएगा रिमेनिंग सम आफ्टर रिमूवल। और एवरेज कितना हो रहा है रिमूवल के बाद में, एवरेज इंक्रीज कर रहा है 1 से, यानी कि न्यू एवरेज विल बी a+1। बट ये एवरेज कितने स्टूडेंट्स का है, 24 स्टूडेंट्स का है, तो दिस इज इक्वल टू 24 इंटू a+1। क्या बात क्लियर है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 24 इंटू a+1। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस विल बी 24a प्लस 24, 24a को 25 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो a विल बी a माइनस 24 आ जाएगा वैल्यू n का, n विल बी इक्वल टू a माइनस 24। सिमिलरली ग्रुप y में बात करें तो ग्रुप y में इनिशियली 20 स्टूडेंट्स थे, एवरेज था b, तो सम आ जाएगा 20b। और जब इस स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड कर दोगे, यानी कि n को ऐड कर दोगे, तो कहानी क्या बना, डिक्रीज किया है एवरेज 2 मार्क्स से, तो न्यू एवरेज इज b माइनस 2। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हैं 20 + 1 यानी 21, तो दिस इज 21b माइनस 42। ओके, तो 21b माइनस 20b यानी कि b माइनस 42 n की वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों से n की वैल्यू को इक्वेट कर दो, a माइनस 24 इज इक्वल टू b माइनस 42 एंड हेंस b माइनस a विल बी इक्वल टू 42 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 18। एवरेजेस का जो डिफरेंस है दैट इज 18। ओके, क्या ये बात समझ में आती है? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं एवरेजेस की, और उसमें 2 वैल्यूज दी हो और जिनके बीच का डिफरेंस 18 हो, उस तरह से ही पूछोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एवरेजेस ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट हम उनका डिफरेंस डिटरमाइन कर सकते हैं, और डिफरेंस डिटरमाइन करने से पॉसिबल वैल्यूज हैं पता चल सकती हैं। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑप्शन हमें गिवन होते, हम बिल्कुल ही पता नहीं लगा सकते एवरेज की वैल्यूज क्या होंगी, बट मान लो दिया होता 25 एंड 45, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, डिफरेंस तो 20 का आ रहा है। ठीक है, 30 48, क्या ये पॉसिबल है? यस दिस इज पॉसिबल। ठीक है, ऑप्शन सी ये मे बी के लिए है कि क्या हो सकता है, ठीक है, मे बी, कैन बी, एक्सेट्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है 20 50 नहीं पॉसिबल है भाई। ऑप्शन नंबर डी है 24 40, ये भी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा ऐसे केस में, बिकॉज पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी अगर हम चेक कर रहे हैं तो बिना वैल्यूज को जाने एक पॉसिबल केस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड अगर आंसर होता तो डेफिनेटली कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज सच तब होता हमारा आंसर जबकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता लगाना हो, क्योंकि वो तो नहीं पता लगा सकते एवरेजेस की, बट हाँ डिफरेंस जरूर पता लगा सकते हैं। तो डिफरेंस से अगर हमें एक पॉसिबिलिटी देखना है तो पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली ऑप्शन भी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। One page is torn from a booklet whose pages are numbered in the usual manner starting from the first page as 1। फर्स्ट पेज 1 है, और जब भी किसी बुकलेट को देखोगे तो बुकलेट में क्या है, फर्स्ट पेज का फर्स्ट साइड पे 1 आएगा और बैक साइड पे क्या होगा, 2 होगा। 1 and 2 सेम पेज पे रहेगा, फिर नेक्स्ट आएगा 3 and 4 सेम पेज पे, 5 and 6 7 and 8 9 and 10, तो ऐसे ही मामला चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। और क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज 195। तो बचे हुए पेज है उनका सम कितना आ रहा है, दैट सम इज 195। तो क्वेश्चन पूछा है टॉर्न पेज कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जिस पेज को हमने फाड़ा है उस पर क्या क्या नंबर्स होंगे। ऑब्वियसली 2 नंबर्स होंगे, फर्स्ट नंबर उस पर ऑड होगा, सेकंड वाला इवन होगा, फर्स्ट ऑड होगा सेकंड इवन होगा। ठीक है, और बेसिकली जब हम सारे के सारे पेजेस को नंबर्ड करते हैं, अगर सारे के सारे पेजेस इंक्लूडिंग दैट पेज जिसको कि फाड़ा है, तो क्या नंबर्स आते हैं हमारे 1 से लेके n तक आते। ठीक है, 1 2 से लेके n तक आते नंबर्स, और n हमारा ऑब्वियसली इवन होता है, लास्ट पेज का नंबर इवन ही आता। तो सम हमारा क्या आया था, सम वुड हैव बीन n इंटू n प्लस 1/2। अब जिस पेज को हमने फाड़ा है, लेट अस से उस पेज पे x नंबर था एक साइड में, तो दूसरे साइड में होगा x प्लस 1। ठीक है, सो n इंटू n प्लस 1/2 टोटल सम होता, बट हमें टोटल सम तो गिवन नहीं, हमें सम कौन सा गिवन है, 195 आफ्टर क्लियरिंग दैट पेज। तो माइनस करेंगे इसमें से क्या, पेज नंबर्स x प्लस 1, और इसके बाद का रिजल्ट दिया है 195। अब यहाँ पे n और x में एक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करने के लिए n और x की वैल्यूज कैसे रखोगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे, इक्वेशन 1 है, अननोन 2 है, तो हमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा, यानी कि हमें एक अंदाजा लगाना पड़ेगा n का, और फिर उससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि n इंटू n प्लस 1/2 हमारा क्या है, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 195 से स्लाइटली बड़ा नंबर होगा।
स्लाइटली बड़ा नंबर होगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एन की एक वैल्यू पुट करके देखें, एन इज इक्वल टू हम पुट करें यहाँ पे 20, तो 20 पे वैल्यू क्या आएगा, 20 इंटू 21/2 यानी कि 210। तो ये पॉसिबल नंबर हो सकता है। अगर हम एन इज इक्वल टू 18 पुट करें, बिकॉज नंबर ऑफ पेजेस तो इवन आएगा, 18 पे वैल्यू क्या आता है, 18 इंटू 19/2 यानी कि 171। तो डेफिनेटली 171 तो अच्छा खासा कम है 195 से ही है, और 195 तो पेजेस को फाड़ने के बाद का नंबर आ रहा है, तो डेफिनेटली 18 तो नहीं हो सकता है। अगर हम 22 पुट करते तो वैल्यू आता 22 इंटू 23/2, देखिए दिस इज 23 इंटू 11, तो दिस इज 253। अगेन 253 अगर हमारा नंबर आ रहा है, हमारा सम आ रहा है 195 पेजेस को फाड़ने के बाद में। तो अगर हम लास्ट पेज को ही फाड़ देते, लास्ट पेज को ही फाड़ते, 21 22 पेज नंबर्स होते हैं जिसपे, अगर हम उसको भी फाड़ देते तो हमारा सम तब भी 210 बच जाएगा, है कि नहीं। 210 तब भी सम बच जाएगा, यानी कि हमारा 22 भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। थिंक अबाउट इट कि अगर 22 हमारे टोटल पेजेस, यानी कि टोटल पेजेस मिला के 1 से लेकर 22 तक के नंबर्स होते हैं, और हम लास्ट पेज को भी टीयर करते हैं, जैसे ही तुम लास्ट पेज को टीयर करोगे तो क्या है, 1 से लेकर 22 तक के नंबर्स को तुम ऐड कर रहे थे। जब तुमने लास्ट पेज को टीयर कर दिया, सबसे बड़े नंबर्स को टीयर कर दिया, तो उसके बाद 1 से 20 तक का ही तो सम बचा, और ये सम आता है 210, यानी कि इसके बाद भी सम हमारा 195 नहीं हो पा रहा है। तो डेफिनेटली क्या 22 हमारा आंसर के लिए हमें चेक करने की जरूरत है, बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ तो तुम्हें क्लियर हो जाए कि ऐसे केस में हमें हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये बात क्लियर होती है, ठीक है। 22 भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक केस पॉसिबल है, जब हमारा n इक्वल 20 है। लेकिन अगर टोटल हम सम देखते तो सम की वैल्यू आती 210, बट पेजेस फाड़ने के बाद सम आ रहा है हमारा कितना 195, यानी कि 15 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 15 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एक साइड पेज नंबर होगा 7 और एक साइड होगा 8, 7 + 8 यही फाड़ दिया है, तो यही हमारा डिक्रीज कर गया है। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्लियर होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वह नंबर्स क्या गिवन है, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7। तो इसका मैं अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 आ रहा है 1 टाइम्स, 2 आ रहा है ट्वाइस, 3 आ रहा है थ्राइस, 4 आ रहा है 4 टाइम्स, 5 आ रहा है 5 टाइम्स, 6 आ रहा है 6 टाइम्स, और फिर लास्ट में 7 आ रहा है 7 टाइम्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड +7। तो 1 से लेकर 7 तक का सम कितना आ जाएगा, दैट विल बी 7 × 4 7 × 8/2 यानी 7 × 4 28, या फिर एवरेज वैल्यू मिडिल में है 4 × 7, टोटल 7 टर्म्स है, तो 4 × 7 कर लो, ठीक है। तो 28 हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। सम ऑफ टर्म्स क्या आएगा, 1 आ रहा है एक बार, तो 1 का सम तो 1 ही रहेगा। 2 आ रहा है 2 टाइम्स, तो 2 का सम हो जाएगा, 2 वाले टर्म्स का सम हो जाएगा 2 × 2। ऐसे 3 आ रहा है 3 टाइम्स, तो सम आ जाएगा 3 × 3। 4 आ रहा है 4 टाइम्स, 4 × 4। सिमिलरली 5 × 5 + 6 × 6 + 7 × 7। तो सम आ गया हमारा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 7 स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर से लेकर 7 स्क्वायर तक का सम करना है। तो n = 7 के लिए स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम क्या आएगा, n × n + 1 × 2n + 1 / 6, यानी कि 7 × 8 × 15 डिवाइडेड बाई 6। तो 4 × 5 20 × 7 140, 140 हमारा सम आ जाएगा। एंड हेंस एवरेज ऑफ ऑल दीज नंबर्स विल बी इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ नंबर्स, सो 140/28, एंड हेंस आंसर विल बी इक्वल टू 5। क्या बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C, D, and E are weighed consecutively, and their average weight is calculated after each member is weighed. If the average weight increases by 1 kg each time, then what is the difference in the weights of E and A? A, B, C, D और E को हमने consecutively weight किया, और एवरेज वेट कैलकुलेटेड आफ्टर ईच मेंबर इज वेट, क्या हो रहा है, एवरेज वेट हमारा इंक्रीज कर रहा है 1 kg से हर बार, एवरी टाइम द एवरेज वेट इज इंक्रीजिंग बाय 1 kilograms. So what is the difference in the weights of E and A? Okay, so let us assume कि वेट ऑफ ए इज W kg, ए का W kg वेट मान लेते हैं। अगर ए का वेट W kg है, तो जैसे ही हमने बी को वेट किया, ठीक है, ए को वेट किया तो एवरेज तो W ही आएगा, बिकॉज एक ही पर्सन को वेट किया हमने। जब हमने ए के बाद में बी को वेट किया, तो एवरेज हमारा क्या हो गया, अल्टीमेटली जब दोनों का ए और बी के वेट का एवरेज निकाला, तो एवरेज इंक्रीज बाई 1 kilograms,
यानी क्यूमुलेटिव एवरेज आ रहा है ए और बी का मिला के W+1 आ रहा है, isn't it so? और अगर एवरेज में 1 का इंक्रीज हो रहा है एक पर्सन को इंक्लूड करने से, तो उस पर्सन का वेट क्या एवरेज होगा? अगर एवरेज के बराबर ही होता तो W होता, तो एवरेज में कोई भी चेंज नहीं आता, बट एवरेज में चेंज आया कितने का? 1 का चेंज आया 2 पर्सन के लिए, तो वेट ऑफ बी विल बी W+2। इज दैट क्लियर? ठीक है, वेट ऑफ बी आ जाएगा W+2। सिमिलरली अब ए और बी का एवरेज है W+1, और जब हम सी को ऐड करते हैं तो एवरेज हमारा हो जाता है W+2, यानी कि एवरेज हमारा 1 से इंक्रीज कर रहा है। अगर सी का वेट एवरेज के बराबर होता, दो लोग का एवरेज ऑलरेडी कितना है? W+1 है। अगर एवरेज वेट सी का वेट W+1 होता तो एवरेज में कोई भी चेंज नहीं आता, बट एवरेज में 1 का चेंज आया, और कितनों के लिए चेंज आया? 3 पर्सन के लिए 1 का चेंज आया है। सी का वेट मस्ट हैव बीन 3 मोर, तो W+1 + 3 विच इज W+4 हो जाएगा सी का वेट। क्या पैटर्न देख पा रहे हो? यानी कि एवरेज में 1 का चेंज आया है तो बी का वेट 2 ज्यादा था, एवरेज में अगेन 1 का चेंज आया है तो सी का वेट 2 ज्यादा था। तो सेम लॉजिक से आगे भी वेट 2 ज्यादा आना चाहिए, बट फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जब हम डी को भी इंक्लूड करते हैं तो हमारा एवरेज वेट कितना हो जाएगा? W+2 तो ऑलरेडी है, उससे भी 1 इंक्रीज कर जाएगा। अगर W+2 वेट होता सी का तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट चेंज हुआ है वेट 1 से, यानी कि इसका डी का वेट कितना ज्यादा होगा? +1 इंटू टोटल मेंबर्स है 4, तो +4 विच इज W+6, यानी कि अगेन 2 ज्यादा है वेट। और सिमिलरली जब तुम ई को भी ऐड करते हो तो उसका वेट इंक्लूड करने के बाद में एवरेज वेट हो जाता है W+3 + 1। अगर वेट ई का W+3 होता तब फिर वेट में एवरेज में चेंज नहीं आता, एवरेज में चेंज आया 1 का टोटल 5 मेंबर्स के लिए, तो वेट ऑफ ई विल बी W+3 + 5 विच इज इक्वल टू W+8। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस इन द वेट ऑफ ई एंड ए, तो ई और ए के वेट में डिफरेंस क्या आ जाएगा? दैट विल बी W+8 - W एंड हेंस 8 kg, तो आंसर विल बी 8 किलोग्राम्स। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, और तुम ये देख पा रहे हो कि सारे के सारे जो वेट्स हैं हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में है, और जब भी एपी में होंगे तो क्या होगा? जब तुम जितने टर्म्स तुम इंक्रीज कर रहे हो, सम तुम्हारे जितने से इंक्रीज कर रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यही तो एवरेज होता है एपी में। एवरेज इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। लास्ट टर्म तुम्हारा अगर इंक्रीज करेगा 2 से, तो डेफिनेटली एवरेज इंक्रीज करेगा 1 से, बिकॉज डिवाइड बाई 2 भी तो हो रहा है। ठीक है, तो एवरेज इंक्रीज करेगा 1 से। तो अगर कॉन्सिक्यूटिवली कभी भी ऐसा हो रहा है कि एवरेज वेट कॉन्सिक्यूटिवली एक डेफिनेट नंबर से इंक्रीज कर रहे हैं, हर बार वो नंबर सेम है, अगर वो नंबर हर बार सेम है तो डेफिनेटली जो वेट्स हैं वो सारे के सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एवरेज वेट हर बार इंक्रीज कर रहा होता 2.5 kg से, तो ये सारे के सारे नंबर्स हमारे एपी में तो होते ही होते, और हमें पता है डिफरेंस कितना होता? डिफरेंस जस्ट 2.5 kg का डबल होता, यानी कि ए का वेट अगर W होता तो बी का होता W+5, सी का होता W+10, डी का होता W+15 और ई का होता W+20। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके, ये तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका। एक और तरीके से समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आया, अगर क्वेश्चन कुछ और फंसाने वाला होता तो फिर ये तरीका समझ में आना चाहिए, बट एक और तरीका जिससे क्वेश्चन को बहुत इजीली किया जा सकता है। हालांकि अब तो तुम समझ गए हो, तो वैसे भी इस मेथड से भी समझ के बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि एपी है, एपी बन रहा है स्ट्रेट अवे, तो ए से लेके ई तक 4 का इंक्रीज आ रहा है टोटल, तो सम जो है ई का जो ई और ए का जो डिफरेंस है वो 8 kg होगा, जस्ट डबल होगा, जस्ट डबल होगा, क्योंकि एपी का एवरेज ले रहे हैं एक तरह से हम। तो लास्ट टाइम हमारा कितने से बढ़ गया है? लास्ट टाइम हमारा बढ़ गया होगा 8 से, तभी तो एवरेज बढ़ा है 4 से। इजंट इट सो? तो अगर ये बात समझ में आती है कि एपी है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्ट्रेट अवे हमें आंसर मिल रहा है 8 kg का। बट अगर हम एक और तरीके से इसको ऑब्जर्व करें, अगर ए का वेट हमने माना है W, तो जब ए से लेकर डी तक का हम देखते हैं तो वेट कितना हो जाएगा? एवरेज वेट कितना हो जाएगा? W+1 हो जाएगा बी तक, +2 हो जाएगा सी तक, +3 हो जाएगा डी तक, यानी कि W+3 एवरेज वेट आएगा डी तक का। ठीक है, तो अगर वेट एवरेज वेट हमारा W+3 है तो सम क्या आ जाएगा? ए से लेकर डी तक का सम कितना आ जाएगा? सम आ जाएगा 4 टाइम्स W+3, और जब हम ई को भी इंक्लूड कर देते हैं तो एवरेज वेट हमारा हो जाता है W+4। सम क्या हो जाएगा? सम विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स W+4 ए से लेके ई तक का। अब अगर हम 5 टाइम्स W+4 में से 4 टाइम्स W+3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इसका वेट मिलने वाला है, ई का वेट मिलने वाला है। तो दिस इज 5W+20 -4W -12 एंड हेंस दैट इज इक्वल टू W+8। ई का वेट आ रहा है W+8 और ए का वेट है W, यानी कि 8 kg का डिफरेंस होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी सॉल्यूशन, एटलीस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A set of consecutive positive integers beginning with 1 is written on the blackboard. एक सेट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनको कि 1 से स्टार्ट करके 1 से लेके कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि लिखे गए हैं।
ब्लैक बोर्ड पे 1 से लेकर लेटर से n तक लिखे गए हैं। ओके, अ स्टूडेंट केम अलोंग एंड इरेज्ड वन नंबर, किसी एक नंबर को इरेज कर दिया, कहाँ से इरेज किया नहीं पता, बट एक नंबर इरेज कर दिया उसने। द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज 35 एंड 7/17। तो व्हाट वाज द नंबर इरेज्ड, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। बचे हुए नंबर्स का एवरेज कितना है, 35 एंड 7/17। ठीक है, ऐसे समझो कि लेटर से हमने 1 से लेकर 25 तक के नंबर्स को लिखा हुआ था, 1 से लेकर 25 तक के सारे नंबर्स को लिखा हुआ था। तो अगर हमने इन सब नंबर्स को लिखा होता, एवरेज हमारा कितना आएगा, 1 से लेकर 25 तक का एवरेज कितना आएगा, एवरेज आएगा हमारा 25 + 1/2 यानी कि 13 एवरेज होगा, 13 एवरेज होगा। अब अगर हम इन नंबर्स में से 1 को रिमूव कर दें, 1 को रिमूव कर देंगे तो बचे हुए नंबर्स क्या होंगे, 2 से लेकर 25 तक के होंगे। ठीक है, 1 सबसे छोटा नंबर है जिसको रिमूव कर सकते हैं, सबसे छोटे नंबर को रिमूव करेंगे तो एवरेज हमारा डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। और क्या एवरेज हो जाएगा, 2 + 25/2 यानी कि 13.5 एवरेज हो जाएगा। यानी कि एवरेज हमारा बढ़ गया है कितने से, 0.5 से, और ये तब इंक्रीज किया है 0.5 से जबकि हमने सबसे छोटे नंबर को रिमूव किया है। अगर हम सबसे बड़े नंबर को रिमूव करते, 25 को रिमूव कर देते, तो हमारे नंबर्स बचते 1 से लेकर 24 तक के। अब इस बार हमने सबसे बड़े नंबर को रिमूव किया तो डेफिनेटली एवरेज डिक्रीज करेगा, और एवरेज कितना हो जाएगा, 24 + 1/2 यानी कि 12.5 हो जाएगा। तो डिक्रीज कितना आया, डिक्रीज आया 0.5 का, क्योंकि सीधे सीधे हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर को रिमूव करते हैं, कॉन्सेक्टिव हमने नंबर्स लिखे हैं सारे के सारे, और एक किसी नंबर को अगर हम रिमूव करते हैं, सबसे छोटे नंबर को रिमूव करेंगे तो एवरेज हमारा इंक्रीज करेगा 0.5 से, सबसे बड़े नंबर को रिमूव करोगे तो एवरेज डिक्रीज करेगा 0.5 से। यानी कि 0.5 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आ सकता है। इस बात से मैं यही तो समझ में आया, बीच किसी भी नंबर को रिमूव करो तो वहाँ जो डिफरेंस आएगा एवरेज से वो 0.5 से छोटा आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है, क्या ये बात क्लियर है। तो पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए। जैसे ही ये बात समझ में आ गया तो अब हमको पता है कि अगर हमारा रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज आ रहा है 35 एंड 7/17, तो और क्योंकि एवरेज हमारा कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या क्या होगा, या तो इंटीजर होगा, मतलब कि या तो फिर नंबर हमारा एवरेज 35 होगा इनिशियली बिफोर रिमूवल। ठीक है, बिफोर रिमूवल तो एवरेज या तो 35 रहा होगा, और अगर छोटा नंबर तुमने रिमूव किया होगा तो एवरेज इंक्रीज करके 35 + 7/17 हो गया, और या फिर एवरेज हमारा 35.5 रहा होगा। इन दोनों में से कोई एक केस रहा होगा। और अगर एवरेज हमारा 35 रहा होता तो नंबर्स क्या होंगे, 1 से स्टार्ट किए नंबर्स, तो 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 35 तब आएगा जबकि 69 तक जाएंगे। 1 से 69 तक है, 69 + 1/2 यानी कि 35 एवरेज आ जाएगा। अगर 35.5 एवरेज है, इन दैट केस हमारे नंबर्स रहेंगे 1 से लेके 70 तक। तो यही 2 केसेस हैं, बस इन्हीं में से कोई एक केस हमारा सॉल्यूशन होगा, इन्हीं में से कोई एक केस हमारा सॉल्यूशन होगा। अब इसके बाद एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं तो क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारा एवरेज आ रहा है रिमेनिंग नंबर्स का, तो अगर 1 से लेकर 69 तक के नंबर्स हैं तो n कितना है, 69 है। लेकिन जब तुम एक नंबर को रिमूव कर देते हो तो रिमेनिंग नंबर्स कितने बचेंगे, n-1 यानी कि 68 बचेंगे। तो तुम्हारा जो एवरेज निकालोगे, एवरेज इन न्यू कंडीशन आफ्टर रिमूवल, वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स डिवाइडेड बाई n-1 करोगे ना, नहीं डिवाइड बाई 68 करोगे, डिवाइड बाई 68 करोगे। क्या बात समझ में आती है। और 68 हमारा क्या है, 17 × 4। ये नंबर यहाँ पे कितना आ रहा है, 35 एंड 7/17, तो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है 17 जो कि 68 का फैक्टर है। तो डेफिनेटली हमारा पहला वाला केस रहा होगा। ठीक है, अगर सेकंड वाला केस होगा, ये वाला केस अगर होगा और यहाँ पे तुम्हारा एवरेज निकालोगे नया वाला, तो रिमेनिंग सम जो आएगा यानी s माइनस, अगर हमने x को रिमूव किया तो s - x हो गया, डिवाइडेड बाई नंबर्स कितने बचेंगे, 69, तो डिवाइड बाई 69 करोगे तो ये 17 थोड़ी आएगा। उस केस में तो हमारा डिनोमिनेटर में 69 आता, 17 थोड़ी आता, बट डिनोमिनेटर में आ रहा है 17। इसका क्लियर मतलब हुआ कि हमारे नंबर्स जो हैं, रिमेनिंग नंबर्स बचेंगे 68, यानी कि टोटल इनिशियली हमारे 69 नंबर्स होंगे 1 से लेके 69 तक। क्या ये बात समझ में आती है, इज दैट क्लियर। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है, ओके। और अगर 1 से लेके 69 तक के नंबर्स हैं तो उनका सम क्या आएगा, सम होगा इनिशियली, सम क्या होगा, एवरेज कितना है 35, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 35 × 69, ये तो सम आ जाएगा इनिशियली। और फाइनली हमने जब x को रिमूव कर दिया लेटर से, तो x को रिमूव करने के बाद में एवरेज बच रहा है 35 एंड 7/17, तो सम क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा 68 × 35 एंड 7/17। ओके, अब बजाय कि 35 × 17 + 7 करने के, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम 68 को 35 में मल्टीप्लाई करोगे और इसको लिख दोगे 68 × 35 + 17 से 4 बचा, 4 × 7 28, तो +28। क्या ये बात क्लियर होती है। क्योंकि अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओगे तो कैलकुलेशन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, 35 = x + 28, और यहाँ से x आ जाएगा = 7, x विल बी = 7, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया
कि अगर हम नंबर्स ले रहे हैं सारे के सारे, हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखे हैं 1 से लेके n तक के, तो अगर तुम एक सबसे बड़ा नंबर भी रिमूव करते हो तो भी एवरेज हमारा एट द मैक्स, जब सबसे बड़ा नंबर रिमूव करोगे तब 0.5 से डिक्रीज करेगा। अगर सबसे छोटा नंबर रिमूव करते हो तो एवरेज हमारा 0.5 से इंक्रीज करेगा, यानी कि 0.5 से या तो डिक्रीज करेगा या 0.5 से इंक्रीज करेगा, या उसके कम ज्यादा या उससे कम वो डिक्रीज या इंक्रीज करेगा। लेकिन मैक्सिमम एक इंक्रीज डिक्रीज देखने के बाद में हमें एक एस्टिमेट का आइडिया लग गया कि हमारा एवरेज, क्योंकि कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज या तो एक इंटीजर होगा, ठीक है, या इंटीजर से 0.5 ज्यादा होगा, इजंट इट सो। और हमें दिया है रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज है 35 एंड 7/17, यानी कि जो एक्चुअल नंबर्स हमारे होंगे उनका एवरेज या तो 35 रहा होगा या 35.5 रहा होगा। अगर एवरेज 35 है तो नंबर्स हमारे 1 से लेकर 69 तक के होंगे, भाई 1 + 69/2 तभी तो 35 आएगा, ठीक है। अगर 35.5 रहा होता तो 1 से लेकर 70 तक के होंगे। अब तुमने एक नंबर को रिमूव करके एवरेज निकाला है, अगर 69 तक के नंबर्स थे, टोटल नंबर 69 थे, एक नंबर को रिमूव करोगे नंबर्स बचेंगे 68, 68 बचेंगे तो डिवाइड होगा 68 से, और हमारा जो रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज है वो क्या आ रहा है 35 एंड 7/17, 17 आ रहा है हमारा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से समझ में आना चाहिए कि 68 से डिवाइड क्या होगा, क्योंकि अगर हम दूसरा वाला केस देखें 1 से लेकर 70 तक वाला केस देखें, एक नंबर रिमूव करने के बाद में डिवाइड करेंगे 69 से, 69 17 का मल्टीपल होता नहीं है, तो हमारा डिनोमिनेटर में 17 आ ही नहीं सकता, यानी कि पहला वाला केस है, दूसरा वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला केस तो नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है तो बस पहला वाला केस फिक्स हो गया। इसके बाद में सॉल्व कर लिया हमने क्वेश्चन बना के, क्या है बात, क्लियर है, ठीक है। ओके, अब इस तरह से भी सोच सकते थे कि अगर हमारा जो नंबर हमने रिमूव किया है, क्योंकि अब हमें पता है केस तो पहला वाला ही है, केस तो फिक्स हो गया, केस तो ये वाला ही है, अगर हमारा नंबर एवरेज के बराबर होता है जिसको हमने रिमूव किया था, 35 ही होता है हमारा नंबर, एक्स की वैल्यू अगर 35 होती तो एवरेज में कोई भी चेंज नहीं आता, और रिमूव करने के बाद भी एवरेज हमारा 35 ही रहता, बट एवरेज में आया है चेंज, और एवरेज इंक्रीज किया है कितने से, +7/17 से इंक्रीज किया है एवरेज। अगर एवरेज +7/17 से इंक्रीज किया है उसको रिमूव करने के बाद में, यानी कि हमारा नंबर छोटा होगा, कितना छोटा होगा, क्योंकि कितने नंबर्स का एवरेज इंक्रीज किया +7/17 से, 68 नंबर्स का, तो मल्टीप्लाई करोगे इसको 68 से, इतने से हमारा एवरेज इंक्रीज कर गया, यानी कि इतने से हमारा जो एक्स है वो कम होगा, तो -7/17 इंटू 68, यानी कि 7 × 4 तो -28, यानी कि हमारा नंबर 7 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, तो ऐसे भी सोच सकते हो इस बात को, ठीक है, क्लियर है बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 11 persons in a group, the average age of the oldest and youngest is 11 years, ओल्डेस्ट और यंगेस्ट का एवरेज कितना है 11 ईयर्स है, तो डिवाइडेड बाई 2 इज 11, यानी कि ओल्डेस्ट और यंगेस्ट का सम आ जाएगा 22 ईयर्स, 22 years is the sum of oldest का age plus youngest का age. If any one person leaves the group, the maximum and minimum average of the remaining are 12 and 11 years respectively. तो maximum average हमारा है 12 और minimum average आ रहा है 11. maximum average कब आएगा, जबकि सबसे छोटू वाले को यानी कि यंग वाले को रिमूव किया होगा, और minimum average कब आएगा, जबकि ओल्डेस्ट वाले को रिमूव किया होगा। फाइंड द एवरेज एज ऑफ द इंटायर ग्रुप इन ईयर्स, ओके। तो अगर 12 एवरेज आ रहा है जबकि हमने यंगेस्ट को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद क्या होगा, इनिशियली हमारे नंबर ऑफ पर्सन है 11 है, तो जब तुमने 11 में से यंगेस्ट को रिमूव कर दिया तो एवरेज आ रहा है हमारा 12, सम क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा हमारा एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पर्संस, अब पर्संस बचे हैं 10, तो सम आ जाएगा 120। सेकंड वाले केस में क्या है, 11 में से तुमने ओल्डेस्ट को रिमूव किया, ओल्डेस्ट को रिमूव करोगे एवरेज बचा है 11, सम आ जाएगा 11 × 10 यानी कि 110 ईयर्स, ठीक है। तो पहले वाले केस में यंगेस्ट को रिमूव किया, दूसरे में ओल्डेस्ट को रिमूव किया, तो डिफरेंस आ रहा है 120 और 110 में, ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस हमारे यंगेस्ट और ओल्डेस्ट के बीच का डिफरेंस है, यही तो होगा, ठीक है। ये डिफरेंस हमारा यंगेस्ट और ओल्डेस्ट के बीच का डिफरेंस है। बेसिकली 120 में तुम y ऐड कर दोगे, यंगेस्ट की एज ऐड कर दोगे तो हमें टोटल सम मिल जाएगा, या फिर तुम 110 में अगर ओल्डेस्ट की एज ऐड कर दोगे तो भी हमें सम मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो, तो ओल्डेस्ट माइनस यंगेस्ट का एज का डिफरेंस आ जाएगा इक्वल टू 10। हमें पहली क्वेश्चन से सम पता है इनका, दूसरी से डिफरेंस पता है, अगर डिफरेंस 10 का है तो हमेशा ऐसे केसेस में क्या करोगे, यहाँ पे तो नंबर्स बहुत ईजी हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारा ओल्डेस्ट की एज आ जाएगी 22 + 10/2 यानी कि 16 ईयर्स, और यंगेस्ट की आ जाएगी 22 - 10/2 यानी कि 6 ईयर्स, ओल्डेस्ट 16 और यंगेस्ट 6। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ द इंटायर ग्रुप, इंटायर ग्रुप का एवरेज पता लगाना है, तो एवरेज ऑफ इंटायर ग्रुप विल बी इक्वल टू, किसी भी एक केस में ऐड कर दो 120 + y कर दो, तो 120 में ऐड कर दो यंगेस्ट की एज यानी कि +6 डिवाइडेड बाई 11, 126/11 विल बी द आंसर, 121 यानी कि 11 and 5/11, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो आई बिलीव दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, हाँ,
तो दीज आर द क्वेश्चंस इन दिस सेशन। कल के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे एलिगेशन। आई बिलीव सेशन में सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, मजा आया होगा, कुछ नई चीज़ें डेफिनेटली सीखने को मिली होंगी। ठीक है, और हमने काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, सो दैट तुम्हारा जो एवरेज कॉन्सेप्ट है वो और भी कंसोलिडेट हो जाए, बेहतर हो जाए। ठीक है, अगर बातें समझ में आई हैं, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इन सारी बातों को, समझ में आ रही हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली सेशन को लाइक जरूर करना है अगर अब तक नहीं किया है तो। ठीक है, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर देना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी एट ADITYAKT और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।